गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज जो है इस क्लास में अभी हाल ही में जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि CUET का एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में जो हिंदी का सेक्शन है, उस हिंदी के सेक्शन के हिंदी का जो भाग है उसमें 50 प्रश्न आए हैं। उन 50 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि उनका क्या सही उत्तर है और उसके पीछे क्या कारण है, आधार क्या है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है एक तरह से। ठीक, 50 क्वेश्चन है। उन 50 क्वेश्चंस को हम लोग दो हिस्सों में देखेंगे, 25-25 के हिस्से में देखेंगे। ठीक है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए, इसमें कोई भूमिका की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि पेपर तो हो चुका है ना। तो सीधे जो है बात शुरू करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू करने से पहले एक होता है ना कि भाई जो शुरू करा रहा है, जो करवा रहा है वो कौन है। तो नाम जानना एक जिसको आप कहते हैं कि फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है कि जो करवा रहा है वो है कौन। तो मेरा नाम जो है वो संदीप सिंह है और हम लोग दो सेशन में इसको 25-25 के सेशन में इसको करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, जो आया हुआ है वो है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है। पहली चीज तो यही है कि लोकोक्ति का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ जो शब्द है लोकोक्ति, ये शब्द अपने आप में बना हुआ है लोक और प्लस उक्ति से। ठीक, लोक का मतलब होता है पब्लिक, और उक्ति का मतलब है बात या कथन। तो जो लोग बात करते हैं आमतौर पर, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर इसी बात को लेकर होता है। मुहावरे सिर्फ किसी बात को कहने का एक अलग तरीका है। लोकोक्ति जो होती है वो हमेशा किसी न किसी दीर्घकालिक अनुभव पर आधारित होती है। इसका मतलब कि कभी उस तरीके की कुछ घटना हुई होगी, किसी व्यक्ति को कुछ अनुभव हुआ होगा और उसके बाद उसके मुंह से कोई वाक्य निकला और बाद में लोगों ने उसी वाक्य को दोहरा दोहरा करके उसको स्थापित कर दिया। इसको हम कहते हैं कहावत, क्योंकि लोग कह करके इसको स्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक लंबी परंपरा के रूप में आता है। दूसरी चीज ये कि ये एक स्टेटमेंट होता है, अपने आप में पूरा स्टेटमेंट होता है, किसी एक स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। जबकि मुहावरे जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि एक वाक्य का अंश होते हैं, वाक्यांश बोलते हैं उनको। ठीक है, लोकोक्ति के प्रयोग में और मुहावरे के प्रयोग में भी अंतर इस बात को लेकर के हो जाता है, क्योंकि मुहावरे किसी वाक्य का अंश होते हैं, इस वजह से मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जा रहा होता है और वाक्य के जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग मुहावरे की संरचना बदल जाती। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आंख का तारा होना, ये क्या है, मुहावरा है। लेकिन जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, राम दशरथ की आंखों के तारे थे। तो आंख का तारा होना से क्या हो गया, आंखों के तारे थे, चेंज हो गया। लेकिन ये क्या है, ये है लोकोक्ति, ये पूर्ण कथन है, कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो जब कभी इसका प्रयोग करना होगा तो इसका प्रयोग ऐसे नहीं हो पाएगा कि किसी सेंटेंस के बीच में करें, बल्कि हमें करना क्या पड़ेगा कि ये जिसके समर्थन में आ रही है, ये लोकोक्ति जिस बात के समर्थन में हमें इसका प्रयोग करना है, पहले हमें वो बात कहनी पड़ेगी और उसके बाद फिर बीच में हमें कुछ संयोजक अवयव जोड़ने पड़ेंगे। संयोजक अवयव का मतलब हो गया, जैसे हमने कहा कि इसी को कहते हैं, ये तो वही बात हुई। ठीक है, सच ही कहा है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि रामू चाचा के खेत में लोग रोज इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलते थे। एक दिन रामू चाचा ने अपने खेत में कई सारे पेड़ लगवा दिए। अब के बाद क्या, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक, इस तरीके से। इसका मतलब
लोकोक्ति या कहावत जब भी आएगी हमेशा किसी बात के समर्थन में आ रही है तो पहले उस बात को हम कहेंगे, फिर उसके सपोर्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लोकोक्ति इस तरीके से। ठीक, तो अब लोकोक्ति और मुहावरे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये क्या है? लोकोक्ति। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब ये है कि बांसुरी जो है वो बनती किससे है? मुख्य रूप से बांस से बनती है। अगर जो मूल कारण जिसको आप कहते हैं, अगर वही खत्म कर दिया जाए तो फिर कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर कोई ये कहे कि कई लोग होते हैं ना, बिजली की तार में जो है, जो बिजली की लाइन होती है उसमें तार लगा करके, इसको कहते हैं ना कटिया, वो फंसा दिया और उससे अपने घर की लाइट जला ली। इस तरीके से करने वाले लोग, और फिर सरकार ने क्या किया, सारी तारों को अंडरग्राउंड कर दिया। और जब अंडरग्राउंड कर दिया तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा कारण न होगा कार्य। तो कारण और कार्य पर आधारित जो है ये लोकोक्ति है। तो इसमें से देखिए कि क्या हो जाएगा। मूल कारण को जड़ से नष्ट करना, पेड़ को जड़ से उखाड़ना, बांस को जड़ से समाप्त करना, बांस और बांसुरी तोड़ना, इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल कारण को जड़ से नष्ट करना। कि जो मूल कारण है उसको आपने खत्म कर दिया तो कार्य आगे नहीं हो। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, कूद कूद मछली बगुले को खाए। अब सब जानते हैं कि बगुला मछली को जो है खाता है, मछली बगुले को नहीं खाती। मछली कैसे खाएगी भाई बगुले को? तो बगुला बैठता है एकदम बिल्कुल ध्यान लगा करके। कहा भी गया है संस्कृत में, काग चेष्टा बगुल ध्यानम स्वान निद्रा। ठीक, अल्पाहारी, ये सब विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं कि काग चेष्टा, अब प्रयास कैसा करना चाहिए, जैसे कौवा प्रयास करता है उस तरीके से। ठीक है, काग चेष्टा, बगुल ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक टांग पे खड़ा होकर के बगुला ध्यान लगाता है और उसके बाद वो कंसंट्रेशन उसका ऐसा होता है कि बस वो अब चोंच मारेगा तो मछली को निकाल लेगा। ठीक है, तो बगुला खाता है मछली को, ना कि मछली बगुले को। तो ये तो उल्टी बात की जा रही है ना। तो उल्टी बात की जा रही तो क्या हो जाएगा? देखिए, बिना बल कोई काम करना नहीं, बिल्कुल विपरीत काम होना, हाँ ये बात तो है। क्योंकि बगुला मछली को खाता है, मछली बगुले को थोड़ा खाती है, तो ये तो बिल्कुल विपरीत काम होना। तो जब कहीं पर बिल्कुल विपरीत काम हो रहा होता है तो वहां पर हम कह रहे हैं कूद कूद मछली बगुले को खाए। हालांकि ये अर्थ है इसका, लेकिन साथ ही साथ ये भी अर्थ हो सकता है कि अगर कोई कमजोर या अशक्त व्यक्ति अगर किसी एक शक्तिशाली को मार रहा हो, जैसे आप कहें जाकर के कोई दुबला पतला हो, जैसे कोई भी एक कैरेक्टर आप सोच लीजिए जो बहुत दुबला पतला हो, जो आपने देखा हो अपने जीवन में, एकदम दुबला, फिल्मों में देखा हो कोई बहुत दुबला कैरेक्टर। ठीक है, और वैसा कैरेक्टर, और उसके बाद फिर जो है जा करके उसको एक पहलवान से लड़ना हो। जैसे अगर बहुत पहले एक फिल्म आई थी, आप लोग तो खैर उस समय पता नहीं, बहुत छोटे रहे होंगे, कुछ मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी कुछ फिल्म आई थी, इसमें सूमो फाइटर्स थे और उनसे फाइट करवाई गई थी अक्षय कुमार की। अब इस तरीके का अगर है तो उसमें क्या है कि बहुत कमज़ोर व्यक्ति क्या है, एक बहुत ताकतवर व्यक्ति से लड़ रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये तो कूद कूद मछली बगुले को खाए। तो आप कह देंगे ऐसे कि मोहन जो है वो एक सूमो पहलवान से युद्ध करने जा रहा है, ये तो वही बात हुई, कूद कूद मछली बगुले को खाए। यानी कि ये विपरीत काम है, विपरीत बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके की। अब अगला प्रश्न क्या है, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो देखिए यहां पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस डिस्कशन में, सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर, कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन का आंसर होता अगर तो फिर आंसर शीट ही इशू कर दी जाती तो बात ही खत्म हो गई। सिर्फ आंसर शीट की बात नहीं है, आंसर तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएंगे या चल गए होंगे। बात यह कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा वो भी साथ में समझते चलें। जैसे यहां पर पूछा गया कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है, तो उपसर्ग होता क्या है ये। ठीक, तो उपसर्ग
दरअसल क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। एक है उप और एक है सर्ग। उप का मतलब होता है निकट और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो जब निकट रख करके किसी चीज को या कोई चीज निकट रह करके नए अर्थ की सृष्टि करती है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये हमेशा किसी शब्द के आरंभ में जोड़ता है। ये इसके साथ एक शर्त है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा भारी भरकम परिभाषा के आधार पर कहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे अविकारी शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब जुड़ जाना, जो पहले जुड़ जाए और पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन भी लाए, उसको हम कह रहे हैं उपसर्ग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये आपका उपसर्ग पहले जुड़ करके नए अर्थ की सृष्टि करेगा। अब ये जो नया अर्थ आता है ना, नए अर्थ की सृष्टि। ठीक, ये जो नया अर्थ है, ये नया अर्थ तीन प्रकार से आ सकता है। नया अर्थ, एक कि जो अर्थ पहले है उससे विपरीत अर्थ आ जाए। दूसरा, जो अर्थ पहले है उससे भिन्न अर्थ आ जाए। तीसरा, कि कोई विशेष अंतर ना आए। ठीक, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कुशल, अब कुशल के आगे एक उपसर्ग लगा दिया अ, तो क्या बन गया? अकुशल। जैसे पठित तो क्या हो गया? अपठित। जैसे उपयोगी तो अन लगा दिया तो क्या बन गया? अनुपयोगी। ठीक है, इस तरीके से औपचारिक के आगे अन लगा दें तो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विपरीत अर्थ प्राप्त होने लग गया उपसर्ग का प्रयोग करने से। दूसरा यह है कि भिन्न अर्थ की प्राप्ति हो जाए, मतलब पहले जो अर्थ है उससे डिफरेंट है, अपोजिट नहीं है लेकिन डिफरेंट है फिर भी। जैसे आप देखेंगे कि आपने कहा हार, हार के आगे प्र लगा दिया, क्या बन गया? प्रहार। ठीक है, एक डिफरेंट अर्थ मिल गया इस तरीके से। तीसरा, कोई विशेष अंतर नहीं आया, जैसे भ्रमण। अब भ्रमण का मतलब होता है घूमना, आपने कहा परि, परि आगे लगा दिया तो क्या बन गया? परिभ्रमण। अब परिभ्रमण में और भ्रमण में कोई विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिग्री का अंतर है, क्योंकि परिभ्रमण का मतलब हो गया चारों ओर घूमना और भ्रमण का मतलब हो गया घूमना, तो कोई खास अंतर नहीं आया। तो ये नया अर्थ जो है वो तीन तरह का हो सकता है। एक, कि कोई खास अंतर ना आए। दूसरा, कि अंतर आ जाए। और तीसरा, कि ऐसा अंतर आए कि विपरीत हो जाए, ठीक, अपोजिट हो जाए। ये तीन तरह से हो सकता है। खैर, अब दूसरी बात, उपसर्गों का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो वहां पर अगर संधि का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि संधि का नियम, समास अगर हो रहा है तो भी संधि का नियम लागू हो सकता है, उपसर्ग के मामले में भी संधि का नियम लागू हो सकता है। क्योंकि संधि का नियम लागू होने के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि जो दो वर्ण पास पास आ रहे हैं वो संधि के किसी नियम के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करें। अगर पास पास आने वाले वर्ण संधि के किसी नियम के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करते हैं तो संधि जरूर होगी,
चाहे वो उपसर्ग की स्थिति हो, चाहे वो समास की स्थिति हो। प्रत्यय में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय में जो है वो बाद में जुड़ रहा होता है प्रत्यय, तो इस वजह से जो है वहां पर ऐसा नहीं होता। लेकिन उपसर्ग और संधि के मामले, समास के मामले में संधि का नियम लागू होता है, और संधि तो है ही है। ठीक, अब जैसे इसमें देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अधि। ठीक है, अधि। तो आप देखेंगे कि अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। अब यहां पर अगर हम देखें, आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी, तो यहां पर क्या है, ई, छोटे ई का स्वर। यहां क्या है, अ। तो नियम क्या कहता है, यण संधि का नियम है इको यणचि, सूत्र है उसका, कि अगर यहां पर ई आ रहा है और ई से डिफरेंट यहां पर कोई दूसरा स्वर आ रहा है, तो उस स्थिति में ये ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, य में। अब इस य में जब ये जुड़ेगा तो क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग का अ है, इस या, ये या आधा है, इस आधे या के साथ जब ये अ मिलेगा तो ये या हो जाएगा पूरा। तो ये क्या बन गया, यक्ष। ठीक, और यहां से ई का स्वर निकल गया, तो यहां क्या बचा, आधा ध। तो अब शब्द क्या बचा, यहां बचा हुआ है अध, इस जगह पर। ठीक, और यहां बना क्या है अब, यक्ष। तो इस यक्ष शब्द को जरा यहां पर हम लेकर के आते हैं, तो आधे ध के साथ यक्ष और लिख लीजिए, तो ये क्या बन गया, अध्यक्ष। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अधि इसका क्या है, उपसर्ग। और कैसे पता चलता है, यही अधि अगर हम अयन के साथ लगा देंगे, दूसरा शब्द मैं यहां पर बना करके आपको दिखा रहा हूं, जैसे अधि प्लस अयन, तो फिर यहां पर क्या है, ई। ये ई चेंज हो जाएगी किसमें, य में, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये अ और य मिलकर के या पूरा हो गया, और य और फिर न, और जब ये हिस्सा इसके साथ जुड़ेगा यहां पर, तो यहां ई तो निकल गया था, तो आधा ध बचा, तो आधा ध, और ये बना क्या है, य न, तो य न, तो शब्द क्या बन रहा है, अध्ययन। इससे क्या पता चल रहा है कि अधि एक उपसर्ग के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो अधि प्लस अक्ष बराबर अध्यक्ष। क्लियर हो गई बात यहां पर, कि अगर बना है तो कैसे बना है, फर्स्ट है। अब देखिए इसके बाद अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कथन दूसरा जो है वो है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है। देखिए यहां पर जो समझने वाले शब्द आए हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग को, वो एक तो है विकारी, ये विकारी शब्द क्या होता है। ठीक है, बाकी तो पता ही होगा। और एक ये आया है वैयाकरण विशेष। ठीक है, दो शब्द जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो देखिए, दरअसल शब्द जो होते हैं उनको चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है संरचना या बनावट के आधार पर, दूसरा है स्रोत, या कह सकते हैं कि देखिए जैसे चार हुए, ये हो गया शब्द। ठीक, इनको चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला हो गया संरचना,
या निर्माण, ठीक है, संरचना या निर्माण के आधार पर शब्द। दूसरा है स्रोत के आधार पर शब्द, स्रोत के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा होता है विकार के आधार। ये चार आधार हैं, ठीक। संरचना या निर्माण या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो शब्द न्यूनतम अवस्था में है, अगर उनकी ध्वनियों को पृथक किया जाए तो वो निरर्थक हो जाते हैं, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे आपने कहा कि कमल, तो कमल शब्द है, तो उनकी ध्वनियों को अगर हम अलग करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाए। लेकिन जब आप कहते हैं कि विद्यालय, तो इसकी ध्वनि को अगर हम एक सही जगह से अलग करें, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो दोनों ही शब्द, विद्या शब्द भी और आलय शब्द भी, दोनों शब्द अर्थ दे रहे हैं, और ये जोड़ करके बन रहा है क्या, विद्यालय। तो चूंकि जोड़ करके बना तो इस वजह से हम इसको कहते हैं यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनमें योग तो होता है, लेकिन योग होने के बाद वो शब्द किसी एक विशेष के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, उसी के मामले में रूढ़ हो जाता है, उसको हम कहते हैं योग रूढ़। जैसे हमने कहा जल प्लस ज, तो जल प्लस ज का मतलब हो गया जल में जन्म लेने वाला। अब मछली भी जल में जन्म लेती है, मगरमच्छ भी जल में जन्म लेता है, मेढक भी जल में जन्म लेता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो जल में जन्म लेती हैं, लेकिन हम यूज किसके लिए करते हैं? कमल के लिए। तो योग से बना हुआ शब्द है, लेकिन किसी एक के लिए रूढ़ हो गया है, यूज उसी के लिए किया जाएगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि योग रूढ़ शब्द है। क्लियर हुआ? तो संरचना या निर्माण या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनमें से जो यौगिक है वो चूंकि योग हो रहा है, और योग जो है वो पांच तरह से हो सकता है। एक कि संधि हो, दूसरा कि समास हो, मतलब एक है जो वर्णों का योग हो तो क्या है? संधि। दूसरा है समास, जब शब्दों का योग होता है तो समास होता है। तीसरा है उपसर्ग, जो अभी आपने समझा कि किसी शब्दांश का योग होता है, पूरे शब्द का नहीं, शब्दांश का योग। ठीक। अब शब्दांश का योग आगे होता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, शब्दांश का योग अगर पीछे से होता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और एक है द्विरुक्ति, यानी कि जब हम हाइफन का यूज करके, यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग करके हम एक ही शब्द को दो बार लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विरुक्ति। जैसे कभी कभी, चलते चलते, तेज तेज, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, कुछ भी ऐसा आप बोलते हैं, घड़ी घड़ी, बार बार, एक एक, तो ये सब क्या है? ये सब द्विरुक्तियां हैं, द्विरुक्ति शब्द है। एक ही शब्द को आपने हाइफन के थ्रू जोड़ करके दो बार कहा है, तो इसको कहते हैं द्विरुक्ति। दो ही मतलब दो, उक्ति मतलब कहना, तो दो बार कहना। स्पष्ट? स्रोत के आधार पर शब्द यह है कि सोर्स क्या है, कहां से आए हैं। इनमें आते हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जिनका स्रोत क्या है? संस्कृत है। जैसे वो संस्कृत में यूज होते थे वैसे ही एज इट इज हिंदी में भी यूज होते हैं। जैसे संस्कृत में गृह बोलते थे, आज भी गृह प्रवेश होता है। संस्कृत में हस्त बोलते थे, आज भी हस्तरेखा होती है। ठीक। संस्कृत में कर्म बोलते थे, आज भी कर्म बोलते हैं। तो इन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। दूसरे शब्द हैं तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी तक की जो विकास की यात्रा है, अलग अलग स्टेजेस से जो भाषा गुजरी है, उस गुजरने के बीच में जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है शब्द का, उसको हम कहते हैं तद्भव। जैसे गृह था, क्या हो गया? घर। जैसे कर्म था, तो वर्तमान में हमें दो शब्द मिलते हैं, कर्म भी मिलता है, काम भी मिलता है। तो कर्म क्या है? तत्सम है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में भी कर्म शब्द, और काम जो है वो तद्भव है, क्योंकि
कर्म से पहले कम बना, कम से वो काम बन गया। जैसे हस्त था, हस्त से पहले हथ बना और हथ से फिर हाथ बन गया। अद्य था, अद्य से जो है वो अज बना, अज से आज बन गया। तो इस तरीके से भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वो शब्द जो है अब बना हुआ है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? तद्भव। तो तत्सम और तद्भव दो चीजें हो गई। तीसरा है देशज। देशज का मतलब होता है जो स्थानीय स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, इनके उत्पत्ति स्थल के विषय में कुछ पता नहीं होता, बस हाँ ये किसी स्थान विशेष पर प्रयोग किए जा रहे होते, उनको हम कहते हैं देशज। जैसे जैसे शब्दों में आपने जैसे मान लीजिए कि बोला लोटा, खिचड़ी, खिड़की, डिबिया, पगड़ी, ये सब क्या है? देशज शब्द। विदेशज, विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। अरबी से आया है, जैसे आदमी शब्द कहाँ है? अरबी भाषा से आया। जैसे फारसी से आया है, मान लीजिए फारसी का कोई शब्द है, जैसे बेगम, बेगम शब्द कहाँ है? फारसी का है। जैसे तुर्की से कोई शब्द आ जाए, जब आप बोलते हैं कि चेचक, तो चेचक तुर्की भाषा का शब्द है। जब आप बोलते हैं कालीन, कि कालीन बिछा दो, कालीन बिछाओ, तो कालीन जो बिछा रहे हैं वो कालीन शब्द कहाँ से आया है? तुर्की भाषा का शब्द है। तो अरबी, तुर्की, फारसी, इन सब जगहों से आए। अंग्रेजी से आया है, जैसे सूटकेस, स्टेशन, टिकट, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब अंग्रेजी से आ गए। फ्रांस से आ गया कोई शब्द फ्रेंच लैंग्वेज का, जैसे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। जापान से रिक्शा आ गया, रिक्शा जापानी शब्द है। अलमीरा पुर्तगाली शब्द है, अलमीरा है, आल्पिन है, गोभी है, गमला है, गोदाम है, ये सब पुर्तगाली शब्द है। पादरी है, बाल्टी है, ये सब शब्द कहाँ से आ रहे हैं? पुर्तगाली शब्द। तो अलग अलग सोर्सेस से वर्ड्स आए हैं, अलग अलग लैंग्वेज से जो है वो वर्ड्स आए हैं, उनको हम कह रहे हैं विदेशज। ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द, यानी कि जो किसी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या स्पेसिफिक फील्ड में यूज किए जाते हैं। जैसे लॉ की फील्ड में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो यूज किए जाते हैं, कुछ हो सकता है क्रिकेट की फील्ड में यूज किए जाते हैं। अब जैसे गुगली शब्द है, आपने सुना होगा गुगली, आप लोग ने क्रिकेट में सुना होगा गुगली डाली, और ये कुलदीप की गुगली, ये राशिद खान की गुगली। अब ये जो गुगली शब्द है, ये गुगली हर जगह नहीं यूज होता है, वो क्रिकेट में यूज होता है गुगली। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से और भी शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है, हर जगह नहीं। जैसे हिंदी में कहेंगे तेजड़िया मंदड़िया या बुल्स एंड बियर, तो ये वर्ड केवल इकोनॉमिक्स की फील्ड में यूज किया जाता है और कहीं नहीं यूज होता। आप कहते हैं संज्ञेय, तो संज्ञेय वर्ड केवल लॉ की फील्ड में यूज किया जाएगा, कॉग्निजेबल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वो वर्ड केवल वहीं यूज करेंगे, हर जगह नहीं यूज करते फिर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो स्पेसिफिक किसी फील्ड में यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द। दूसरे जो है इसमें होते हैं अपरिभाषिक या सामान्य शब्द, जो हम लोग आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी हो, कागज, पेन, कलम, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो सब क्या है? अपरिभाषिक। तीसरे होते हैं जो इन दो के बीच में, दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कहते हैं रस, तो रस का शब्द का प्रयोग आम बोलचाल में भी होता है, रस का प्रयोग जो है वो हम लिटरेचर में भी करते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, उसका प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से क्रिया व्याकरण में भी इस्तेमाल करते हैं और आम बोलचाल में भी करते हैं, क्रियाकलाप, इस तरीके से। तो ये सब जो है उनको हम क्या कहते हैं? अर्ध पारिभाषिक। चौथा है विकार। विकार के आधार पर शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है विकारी, एक है अविकारी। लेकिन उससे पहले विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन, इसका मतलब होता है परिवर्तन।
तो किसी शब्द का जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आ जाए, यानी कि पहले वो जैसा यूज किया जा रहा है उससे डिफरेंट तरीके से यूज किया जाने लग जाए, तो कहते हैं कि उस शब्द में विकार आ गया है। और अगर ना आए तो कहेंगे विकार नहीं आया। अगर विकार आ गया तो कहते हैं विकारी, और अगर विकार नहीं आया तो उसको कहते हैं अविकारी या फिर अव्यय। दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, अविकारी और अव्यय। ठीक, अब ये जो है विकारी और अविकारी, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। विकारी, ठीक है। विकारी चार होते हैं, एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, और एक होता है क्रिया, और एक होता है विशेषण। चार विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन किस बेसिस पर, रीजन क्या है? तो रीजन होते हैं 6 माने जाते हैं, लेकिन उसमें से 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से 2 हैं? एक है लिंग और एक है वचन। लिंग और वचन के बेसिस पर अगर किसी शब्द के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? विकारी। और अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी। और अविकारी को ही कहा जाता है अव्यय। इसमें भी 4 हैं, एक है क्रिया विशेषण, एक है संबंध बोधक, एक है समुच्चय बोधक, और एक है विस्मय बोधक। इसमें भी 4 है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर विशेषण की, आपके यहां स्टेटमेंट क्या आया है? विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि विशेषण क्या है? विकारी शब्द। क्लियर? अब विशेषण की परिभाषा पहले यहां पर देख लेते हैं ना कि विकारी है भी कि नहीं, चेंज आता है कि नहीं आता। जैसे मान लीजिए हमने कहा खट्टा, तो खट्टा क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। खट्टा होना गुणवाचक विशेषण में आता है। तो विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। उसमें से ये गुणवाचक विशेषण है जो शब्द मैंने बोला, खट्टा। लेकिन आप देखेंगे जैसे नींबू है तो क्या है? खट्टा है। संतरा है, खट्टा है, ठीक। लेकिन इमली है तो खट्टी है। यानी कि शब्द पुल्लिंग है तो खट्टा, और अगर शब्द स्त्रीलिंग है तो खट्टी। यानी कि जो संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके लिंग के बेसिस पर इसका लिंग बदल जा रहा है, वचन भी बदल जाएगा। कई सारे होंगे तो खट्टे, इसी तरीके से रसगुल्ला है तो मीठा, बर्फी है तो मीठी। तो विशेषण शब्द हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि उसका रूप बदल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो विकारी शब्द तो है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, यहां तक हो गया। अब विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है? विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दरअसल देखिए यहां पर ये 4 शब्द हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विशेषण कि ये क्या है? तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको कहते हैं विशेषण। तो अब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया
विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को वैयाकरण विशेष्य कहते हैं। वैयाकरण का मतलब तो हो गया कि व्याकरण में, हालांकि वैयाकरण कहना ठीक नहीं है, जो विशेषण जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसको कहते हैं वैयाकरण। वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण का ज्ञाता। ठीक। तो ये तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि यहां पर वैयाकरण लिख दिया। बाकी मुख्य शब्द जो है वो क्या है, विशेष्य। ये क्या होता है? तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। दो चीजें होती, एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण बताता किसकी विशेषता है, संज्ञा या सर्वनाम की। इसका मतलब विशेष्य क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। एक बात समझिए, यहां लिखा है विशेषण, ये किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। ठीक। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। क्लियर? सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक। संज्ञा के स्थान पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखें, विशेषण हमेशा विशेषता किसकी बता रहा है, संज्ञा की। और जिसकी विशेषता बता रहा है उसे क्या कह रहे हैं, विशेष्य। तो विशेष्य हमेशा क्या हुआ, संज्ञा। पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब इसमें देखें, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों सही है, ये वाला। ठीक। अब इधर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाना है। कारक और विभक्तियां, ये लिखा है, बचपन में याद किया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पेपर संबोधन है भो हरे, ये याद किया होगा बचपन में, है ना। तो वही पूछा है, मैचिंग पूछी है इन्होंने। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि विभक्तियां, ये होती क्या है, विभक्तियों का काम क्या होता है। विभक्तियों का काम होता है किसी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आए हुए हैं उनका आपस में संबंध क्रिया के साथ कैसा रहेगा ये बताना। जैसे आपसी संबंध भी और क्रिया के साथ संबंध। कैसे? जैसे आपने कहा राम ने रावण को मारा, इसमें क्रिया क्या है, मारा। पता लेकिन कैसे चलेगा किसने किसको मारा है? तो हम ये देखेंगे कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। तो ने किसके साथ लगाए, ने लगाए राम के साथ। इसका मतलब क्रिया को किया किसने है, राम ने। मारने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई है, राम के द्वारा। ठीक है। दूसरा कि किसको मारा, जो क्रिया हुई है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, कौन मरा, तो रावण। तो रावण हो गया कर्म, तो रावण के साथ क्या लगा, को। तो कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को, और उसके बाद मारा। तो मारने की क्रिया के साथ संबंध निर्धारित हो गया। ठीक है। अगर मैं कहूं कि पेन मेज पर रखी है, ठीक है, या मान लीजिए ये हाथ है और मैं कह रहा हूं कि ये पेन जो है ये हाथ पर रखी है। अब दोनों संज्ञा शब्द हैं, पेन भी संज्ञा है, हाथ भी संज्ञा है, और ये क्या है, हाथ पर रखी। तो दोनों के बीच का रिलेशन किससे डिफाइन हो रहा है, जो पर बोला वो पर किसके साथ लिखा हुआ है,
हाथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ नीचे है, ठीक। और अगर जो है इसको इस तरीके से कर लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, हाथ पेन पर है, तो अब पर शब्द किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, पेन के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब पेन नीचे, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो ये डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभक्तियां। संस्कृत में इनको हम विभक्तियां कहते थे, हिंदी में हम इनको कारक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और वही विभक्तियां संस्कृत में जुड़ी हुई रहती थी साथ में शब्द के, हिंदी में आकर के वो अलग हो गई हैं। तो ये है कारक और ये उसके चिन्ह हैं, ठीक है। मैच कराना है तो आप देखें, याद किया ही होगा, संबंध, संबंध जब भी बताना होगा तो क्या होगा, का, की, के, तो डी का हो गया क्री, संबंध बताने के लिए। जैसे गंगा का जल, ये जल कहाँ का है, गंगा का, गंगा का जल, तो ये गंगा का जल है, संबंध बताया ना, तो का, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद संप्रदान, अच्छा शुरुआत से देख लें, अपादान से देख लेते हैं ना। अपादान का जो है वो हो जाएगा से, लेकिन इस एग्जाम में से को डिफाइन नहीं किया इन्होंने, क्योंकि से तो यहां भी आ रहा है। तो ये वाला से जो नीचे वाला वो क्या है, करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमेशा होता है संयुक्त होने के अर्थ में। और ये होता है हमेशा अलग होने के अर्थ में। ठीक है। और संप्रदान का मतलब है के लिए, जैसे आप कहें विधानसभा, तो विधान के लिए सभा, ठीक है। गौशाला, तो गो के लिए शाला, इस तरीके से। जैसे आप देखें करण में जैसे लिखा ना से या द्वारा, तो अगर किसी मनुष्य या जीवित प्राणी के माध्यम से कोई काम होता है तो उसके लिए द्वारा शब्द प्रयोग करते हैं, और अगर मानवेतर है तो उसको हम कहते हैं से, ठीक है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कभी कि बाढ़ द्वारा फसल नष्ट हुई, हम कहेंगे बाढ़ से फसल नष्ट हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि राम से रावण मारा गया, नहीं, राम द्वारा रावण मारा गया, तो राम के साथ नहीं, वहां पर द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, तो ए का है टू, तो देखें ए का टू तो दो ऑप्शंस में है, फोर भी हो गया, तो सी और डी हमें चेक करने हैं। तो सी संप्रदान के लिए सी का क्या है, वन, तो सी का वन इसमें है, यानी कि ये वाला से सी, क्लियर। श्याम घर आना चाहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, देखिए दरअसल यहां पर क्या है कि जो क्रिया है वो है तो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, देखें संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो क्रिया शब्द मिलते हैं, क्रिया प्लस क्रिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक हो गया V1 और एक हो गया V2, ठीक। इसमें से जो V2 है ये होती है गौण, और जो V1 है ये होती है प्रधान। गौण क्रिया का काम होता है प्रधान क्रिया के अर्थ में विशेषता लाना, अर्थ में विशेषता लाना।
यहां पर जैसे आपने कहा कि पानी बरसने लगा, तो बरसना तो ठीक है, ये मुख्य क्रिया हो गई, प्रधान है। लगा जो शब्द है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बरसने की जो मुख्य क्रिया है वो अभी शुरू हुई। अगर आप कहेंगे पानी बरस चुका, तो जो चुका शब्द है वो ये बताएगा कि जो है वो पानी बरसना समाप्त हो चुका, खत्म हो गई क्रिया। तो बरसना तो मुख्य क्रिया है, लेकिन लगा और चुका और रहा है, तीन शब्द हम बोल रहे हैं। इन तीनों से क्या पता चल रहा है? लगा मतलब शुरू हुआ है, चुका मतलब खत्म हुआ है, रहा है मतलब अभी भी कंटिन्यूअस है। तो इसके बेसिस पर इसके भेद हो जाते हैं संयुक्त क्रिया के। जैसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। उसी में एक आता है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, जहां पर इच्छा बताई। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, श्याम घर आना चाहता है, तो आना क्या है? प्रधान या मुख्य क्रिया है। और चाहता शब्द क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस गौण क्रिया के बारे में, लेकिन ये इसमें विशेषता क्या लगा रहा है कि इसकी इच्छा है। तो ये कौन सी हो जाएगी? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, तो कई सारे भेद हैं, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, अनुमति बोधक। अगर यहीं पे हो कि श्याम को घर आना चाहिए, तो ये आवश्यकता बोधक हो जाएगा। ठीक, श्याम घर आ रहा है, ये नित्यता बोधक हो जाएगा। श्याम घर आ सकता है, ये शक्ति बोधक हो जाएगा। इस तरीके से क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे। हंस और दूध पानी, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। पता नहीं कहते तो हैं लोग कि अलग कर देता है। ठीक है, तो इसमें दरअसल पूछा क्या गया है कि वाक्य में अव्यय की पहचान कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने यहां पर पूरा सब समझा है। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय। ये अव्यय में क्रिया विशेषण एक है। जैसे हम कहेंगे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया है, तेज क्या है? उसकी विशेषता, यानी तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। जैसे ही हमने कहा कि घोड़ी तेज दौड़ती है, तो आप देखेंगे दौड़ता शब्द क्रिया शब्द था, तो वो दौड़ता से दौड़ती हो गया, यानी कि उसके रूप में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि वो विकारी शब्द है। लेकिन तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। घोड़ा का साथ है तो भी तेज, घोड़ी के साथ है तो भी तेज, घोड़े के साथ है तो भी तेज, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तेज वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या है? एक अविकारी शब्द होता है, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द जो है उनको कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बता रहे होते। जैसे आप कहें कि मेरे अनुसार, तो जैसे आपने कहा मेरे अनुसार, तो इसमें जो अनुसार शब्द है, ये मेरा घर उसके घर के पास, तो के पास, तो घर और घर दोनों संज्ञा शब्द हैं। मेरा घर उसके घर के पास है, तो पास, दूर, ऊपर, नीचे, ठीक, आगे, पीछे, अनुसार, इस तरीके के जितने शब्द हैं ये सब के सब क्या होते हैं? संबंध बोधक। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय तक गया था, तो ये तक क्या है? ये संबंध बोधक। मैं रात भर जागता रहा, तो भर क्या है? रात संज्ञा शब्द है, भर आ रहा है, तो ये भर शब्द क्या है? ये संबंध बोधक शब्द है। क्लियर? उसके बाद है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द उनको कहते हैं जो दो को सेट यानी कि जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे और है, इसलिए है, किंतु है, परंतु, मतलब इस तरीके के जितने भी शब्द हैं उन सबको हम कहते हैं कि वो क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट। तो उसको कहते हैं कि जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे होते हैं। ठीक, विस्मय बोधक आपको पता है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये सब के सब क्या है? अविकारी है और अव्यय है। ठीक, अब आ जाइए वापस यहां। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वाक्य में अव्यय की पहचान कीजिए।
अभी मैंने कहा आपसे कि समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और ये है समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक क्या है, एक अविकारी या अव्यय। ठीक, क्लियर? तो आंसर क्या हो गया, और। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। कौन कौन से होते हैं? देखिए, संधियां 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें से स्वर संधि के 5 भेद हैं। केवल स्वर संधि ही ऐसी है जिसके 5 भेद होते हैं, बाकी दोनों के भेद नहीं है, सिर्फ नियम है। और स्वर संधि के 5 भेद जो हैं वो हैं कौन कौन से? तो पहला है इसमें दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो गया गुण स्वर संधि, तीसरा हो गया वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद हो गया आयादी स्वर संधि, और फिर हो गया आपका यण स्वर संधि। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं। संस्कृत के हिसाब से देखेंगे तो 6 हो जाता है, क्योंकि पूर्व रूप संधि भी एक होती है, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो हिंदी में ये क्या है, ये 5 ही है। तो हिंदी का पेपर है तो इसलिए ये 5 माना जाएगा आंसर। ठीक, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो छंद का प्रयोग किया गया है तो हमको चेक तो करना पड़ेगा कि छंद कौन सा है। तो छंद चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, मात्राएं गिन लेते हैं। गिनते हैं, मात्रा गिनना आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बता दे रहा हूं जल्दी से। जो ह्रस्व स्वर होते हैं यानी कि लघु स्वर होते हैं, उनकी 1 मात्रा काउंट की जाती है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी 2 मात्रा काउंट की जाती है। ठीक है, अगर कहीं पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ह्रस्व स्वर है तो ह्रस्व गिना जाएगा, तो दीर्घ स्वर है तो दीर्घ गिना जाएगा। ठीक है, मतलब लघु है तो लघु, गुरु है तो गुरु। अनुनासिक के लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अनुस्वार लगा है यानी कि चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर लगा है उसको 2 काउंट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर विसर्ग आया है तो विसर्ग के ठीक पहले वाला जो स्वर होगा वो 2 काउंट किया जाएगा। अगर कहीं पर आधा व्यंजन आया है तो व्यंजन की तो खुद की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आधे व्यंजन के ठीक पहले आने वाला स्वर जो होगा वो 2 काउंट किया जाएगा। क्लियर? ये मात्रा गिनने का नियम है। तो अब देखते हैं, गिनते हैं। देखिए यहां पर जैसे इसमें गिने पहले तो र पे छोटी की मात्रा है तो 1, ध पे बड़े आ की मात्रा है 2, स पे क्या हो जाएगा 1, मुकुरु तो यहां पर 1 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 2 1 1 1 1 1 1 2। ठीक है, और इस वाले में जरा गिन लेते हैं। 1 2 1 1 1 1 2 2 1 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 1। ठीक, अब इसमें हम ये देख लेंगे कि कॉमा कहाँ लगा है, यहाँ पर, यानी कि ये हो गई बीच की लाइन। अब जरा हमें यहाँ की काउंटिंग करनी है कि ये कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। ठीक, इधर की जरा काउंटिंग कर लेते हैं, इधर कितना हो रहा है। 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। ठीक है,
अब इधर भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी हो गया 13। इधर 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। अब देखिए 13 11 13 11 ये हो गया, ठीक है। और साथ में एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर एक बड़ा और एक छोटा स्वर आया है, यानी एक गुरु और एक लघु। तो दोहे की परिभाषा ये होती है, या ये कह लीजिए कि दोहे का जो विधान है, मात्रात्मक विधान, वो ये होता है कि दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में फिर 13 मात्राएं और चौथे चरण में फिर 11 मात्राएं। और जो सम चरण है, यानी कि दूसरा और चौथा चरण, इसके अंत में एक गुरु और एक लघु आना चाहिए, तब होता है दोहा। तो यहां देखिए पहले में 13 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 13 है, चौथे में 11 है, और दूसरे और चौथे दोनों में गुरु और लघु का विधान है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोहा। क्लियर? अब आ जाइए, पसेरी शब्द में कौन सा समास निहित है? पसेरी एक वजन मापने की जो है वो इकाई है पसेरी। पसेरी का मतलब होता है 5 शेर। अगर कोई सामान है तो हम कह रहे हैं कि 5 शेर है, तो उसको हम कहते हैं पसेरी। जैसे 4 आना को कहते हैं चवन्नी, 8 आना को अठन्नी। तो उसी तरीके से 5 शेर, मान लो किसी ने कहा 5 शेर आलू देना, और 5 शेर आलू देना मतलब एक पसेरी आलू देना। एक पसेरी का मतलब हो गया 5 शेर, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं, और यहां पर क्या है, ये एक संख्या है। और जब पहला पद संख्यावाची होता है तो समास होता है द्विगु। तो यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास। क्लियर? अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष जो शब्द होता है उसका मतलब ही होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द एक बार आए और उसमें एक से ज्यादा अर्थ निकले, तो उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मीनिंग ही होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो ये जो शब्द है इसका मतलब ही है चिपका हुआ। तो अगर एक से ज्यादा अर्थ चिपके हुए हों तो उसको हम कहते हैं कि श्लेष। तो जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां श्लेष होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, एकदम सही। दूसरा, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, तो शब्द एक से अधिक बार किंतु उसका अर्थ अलग अलग, एक से ज्यादा जगह पर यूज किया जाए और अर्थ अलग अलग हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि श्लेष का मतलब ये चिपका हुआ, एक बार आएगा एक से ज्यादा अर्थ देगा। अगर ज्यादा बार आकर के वो ज्यादा अर्थ दे रहा है और अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो वो श्लेष नहीं होता है, यमक होता है। तो इस मामले में यहां पर क्या हो जाएगा, ये श्लेष की जगह यहां पर होता है यमक। ठीक, इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो इसमें हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब इसके बाद आप देखें, लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात। अब आप सोच लिए कि ये कह रहे हैं कि आंसू जो है वो लता की जड़ में गिर रहा है, तो इसकी वजह से पत्ते पीले हो जा रहे हैं। तो ज्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा करके कह दिया। तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा करके जब कहा जाता है तो वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। श्लेष अभी आपने समझा है। भ्रांतिमान वहां होता है जहां 2 वस्तुओं में समानता के कारण भ्रम की स्थिति बन जाए, लेकिन अगर समानता के कारण यह तय नहीं हो पा रहा है कि दोनों में से कौन सी वस्तु है, तो संदेह अलंकार होता है।
और अगर निश्चयात्मक ज्ञान हो और वो गलत सिद्ध हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। यमक अभी अभी आपने समझा कि जब एक शब्द जो है एक से अधिक बार आए और हर जगह अलग अलग अर्थ दे तो हम उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका मतलब ये तीन तो है नहीं, कौन सा है यहाँ पर, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक। फिर दो कथन दिए गए हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया है। ये बात एकदम सही। 9 रस जो माने जाते हैं उसमें से जो है वो भरत मुनि ने 8 ही रसों का जो है वहां पर जिक्र किया हुआ है, 9 रस नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। दूसरा, रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। बिल्कुल सही है। क्यों, परिभाषा ही यही है। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, ये सूत्र है जो भरत मुनि ने दिया। तत्र का मतलब हो गया वहां, तत्र विभावानुभाव मतलब विभाव और अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन ये संयोग किसके साथ होता है, स्थायी भाव के साथ, या ये कह लीजिए कि स्थायी भाव के साथ जो है संयुक्त होने की बात नहीं। स्थायी भाव का मतलब है एक ऐसा भाव जो रस निष्पादन की या रस बनने की प्रक्रिया में शुरू से लेकर के आखिरी तक रहता है, इसलिए वो स्थायी है। और एक ये कि वो परमानेंट हमारे मन में विद्यमान रहता है। रस और कुछ नहीं है बल्कि हमारे मन के स्थायी भाव ही होते हैं जो परिणत हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं सुइटेबल कंडीशन मिलते ही। जैसे मान लीजिए कि जो है एक स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, उसका मतलब होता है घृणा, तो विभत्स रस का स्थायी भाव। अब ये स्थायी भाव आपके अंदर है पहले से, स्थायी इसीलिए तो है ना, परमानेंट। तो ये भाव आपके अंदर पहले से। अब आप जा रहे हैं, आपको बढ़िया कहीं से पहाड़ देखने को मिल रहा है तो ये भाव नहीं जागृत होगा। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कहीं बहुत बड़ा एक कूड़े का पहाड़ देखने को मिल गया, वहां पर कई सारी लाशें पड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई, उसको देख करके मन खराब हो गया। ये क्या हो गया, अब आपका स्थायी भाव जुगुप्सा रस में कन्वर्ट हो गया। कौन से रस में, विभत्स रस में। ठीक है। क्रोध स्थायी भाव के तौर पर आपके अंदर पहले से, जब तक सुटेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तब तक कोई बात नहीं। जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि जब आपको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये सब मिल जाएंगे, तो जो आपका स्थायी भाव है यही स्थायी भाव आपका कन्वर्ट हो जाएगा रस में। तो इसलिए ये 4 अवयव माने जाते हैं। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। 8 रसों का वर्णन किया हुआ है और ये चारों के चारों क्या है, अवयव। क्लियर। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है, पूछ रहे हैं। तो देखिए, तामसिक, सात्विक एकदम सही है। चिरंतन और नश्वर, चिरंतन का मतलब जो लंबे समय के लिए, और नश्वर का मतलब नष्ट होने वाला। ठीक। कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ बोलते हैं उस व्यक्ति को जो किए हुए एहसान को मानता है, कृतज्ञ बोलते हैं जो किए हुए एहसान को नहीं मानता। तो बात तो सही है, विलोम तो सही है ये वाला। चिरंतन और नश्वर भी एकदम सही है। चिरंतन मतलब जो लंबे काल के लिए, हमेशा के लिए, और नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाने वाला है। तो ये तो विपरीत है। तामसिक और सात्विक, तामसिक मतलब होता है राक्षसी टाइप का जो मामला है वो, तम का मतलब होता है अंधकार, तो तामसिक। तो गुण माने जाते हैं सत्व गुण, रजोगुण और तम गुण। तो सात्विक और तामसिक ये तो है, ठीक है। गुण और सद्गुण ये विलोम नहीं है, गुण का विलोम अवगुण होता है और सद्गुण का विलोम होगा दुर्गुण। तो इस वजह से ये जो है वो शब्द युग्म सही नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित संज्ञाओं में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए। तो बड़ा आसान सा है। घटा, आप कहते हैं ना कि घटा छाई हुई है, कभी ये नहीं बोलेंगे घटा छाया हुआ है, क्या बोले, घटा छाई। तो घटा छाई तो स्त्रीलिंग है। कांच, कांच टूटती है कि कांच टूटता है,
कांच टूटता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो ये हो गया पुल्लिंग। उसके बाद नृत्य, नृत्य की जाती है या नृत्य किया जाता है? नृत्य किया जाता है, चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद दीपक, दीपक जलता है कि जलती है? जलता है, ठीक है, ये भी हो गया। कक्षा, कक्षा चलती है, कक्षा चल रही है, तो ये नहीं है। इसका मतलब 2, 3 और 5 है ऑप्शन, केवल 2, 3 और 5 ये हो गया। ये हो जाएंगे आपके क्या, पुल्लिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, शब्द और पर्यायवाची को मिलाना है। तो देखिए जानबूझ करके प्रश्न क्या बनाया गया है। वसुधा, वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को, तो ये तो एकदम सही है। वसुधैव कुटुंबकम सुना होगा आपने, वसुधैव कुटुंबकम, वो इसीलिए वसुधा। दिनकर, दिनकर का मतलब होता है सूर्य, और प्रभाकर का मतलब भी होता है सूर्य, ठीक है। प्रभा का मतलब है रोशनी, कर मतलब करने वाला, तो जो रोशनी करने वाला वो क्या है, सूर्य। और दिनकर का भी मतलब है जिसकी वजह से दिन हो जाए, जो दिन कर दे उसको क्या है, दिनकर कहते हैं। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर एक कवि भी है। अब उसके बाद है अनल और अनिल, और यहां पर है वायु और अग्नि, ये मैच कराना है। तो दरअसल क्या है कि अनल, अनल का मतलब होता है, अनल पर्यायवाची है अग्नि का। आपने सुना होगा, अतिशय रगड़ करे सो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, ठीक है। तो अनल का मतलब हो गया अग्नि, तो ये हो गया। और अनिल का मतलब वायु। तो ए का जो है वो 2 है, तो देखते हैं ऑप्शन ए का 2, एक ही ऑप्शन है ए का 2, तो ये हो गया। क्लियर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से कमल के पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए सुमन का मतलब होता है फूल, फूल का पर्यायवाची। नलिन, नलिन होता है, नलिन का मतलब होता है कमल। आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, मुझे मतलब श्योर नहीं हूं कि आप लोग का सीयूईटी के एग्जाम तक आपने सुना है कि नहीं। कबीरदास ने एक लिखा था, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तो नलिनी, या फिर कहीं पर आपने पढ़ा हो, मैं नलिनी हिमकर की मारी, तो नलिनी, नलिनी बोलते हैं कमलिनी को, तो नलिन बोलेंगे किसको, कमल को। अंबुज, अंबुज शब्द का मतलब ही होता है, ये बना है अंबु प्लस ज से, तो अंबु का मतलब होता है पानी, और ज का मतलब है जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला। लेकिन एक के लिए रूढ़ हो गया है, जो अभी मैंने बताया था योग रूढ़, तो अंबुज का मतलब भी क्या हो गया, कमल। अरविंद भी कमल को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर तो। और मुकुल, मुकुल की बात की जाए तो क्या मुकुल है? तो कौन सा नहीं आ रहा है? एक तो फूल, ये नहीं है, ठीक है। और एक जो है मुकुल, ये नहीं है। तो अगर ये दो ये नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 और 5? क्या पूछा है, पर्यायवाची नहीं है, तो कौन से पर्यायवाची नहीं है, 4 और 5 ये नहीं है, ठीक है। और वैसे भी देख लीजिए, एक है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, ठीक। एक को तो आपने याद ही किया होगा। और उसके अलावा जो है अरविंद, अगर आपको पता है तो इससे भी आप निकाल ले जाएंगे कि कौन सा होगा। तो 4 और 5 ये इसका आंसर। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द, अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल, और उसका विलोम शब्द क्या होता है, मूक, तो वाचाल, ठीक है। वैशाख नंदन बोलते हैं गधे को, गधे का पर्यायवाची होता है वैशाख नंदन, ठीक। और कुश, कुश शब्द से बना है कौशिक, कुश प्लस इक से, जो कुश होते हैं ना उससे बना है कौशिक, तो एक गोत्र होता है कौशिक गोत्र, ठीक है। तो ये बन गया है आपका कुश प्लस इक से। व्याख्याता तो बोलते हैं
जो किसी चीज की व्याख्या करे उसे कहते हैं व्याख्याता। उसके बाद देखें वाक्यांश और एक शब्द। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा। जिसकी उपमा ना हो, कितना आसान प्रश्न है कि उपमा ना हो, सीधे सीधे दिख रहे हैं। अनुपम कैसे बन गया है? जिसकी उपमा ना हो, उपमा ना दी जा सके, उसे कहते हैं अनुपम। अनुपम का मतलब होता है बेजोड़, जिसका कोई जोड़ ना हो। जो बहुत जानता है वो क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। और जल में जन्म लेने वाला भी बता ही चुके हैं, जलज। ठीक है, तो ए का क्या है? 4। ए का 4 तो दो ऑप्शन में है, फिर हमें बी के हिसाब से देखना पड़ेगा। बी जिसकी उपमा ना हो, बी का है 1, तो बी का 1 इसी में है, तो ये वाला आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है? देखिए द्विज शब्द जो है ना, द्विज के कई मतलब होते हैं। द्विज का मतलब एक तो होता है ब्राह्मण। द्विज का एक मतलब होता है दांत। द्विज का एक मतलब होता है चांद। ठीक है, द्विज का एक मतलब होता है पक्षी। तो ये तो इसके मतलब है। ठीक है, और वैसे द्विज का लिटरल मीनिंग क्या है? दुई प्लस ज। तो यहां पर समझते हैं, दुई प्लस ज। दुई का मतलब दो बार, तो दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? द्विज। दांत दो बार जन्म लेते हैं। चंद्रमा भी आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि दोबारा जन्म लेता है। महीने में अगर आप देखें तो मून साइकिल 27 दिन का ही होता है। ठीक है, उसको भी आप कह सकते हैं कि महीने में दो बार जन्म। नहीं तो राहु केतु वाला कंसेप्ट पता ही होगा, है ना? तो द्विज उसको भी कहते हैं। पक्षी, पक्षी को क्यों कहते हैं पता नहीं क्यों, क्योंकि जितने भी अंडज होते हैं सबके सब द्विज होते हैं। अगर द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी अंडज हैं पहले अंडे के रूप में जन्मे और फिर अंडे से जन्मे, तो सारे के सारे अंडज जो हैं वो द्विज कहलाते हैं, और उसमें से पक्षी भी है। इसमें तक्षक नहीं है। तक्षक कहते हैं सांप को। ठीक है, तक्षक एक सांप है, तो तक्षक नहीं। दांत, पक्षी और चंद्रमा, इसको हम कहते हैं द्विज। तो किसका संबंध नहीं है? तक्षक का नहीं है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य क्या है? आप लोग भोजन कीजिए। ठीक है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, गाय की रंग काली है। गाय की रंग काली है कि गाय का रंग काला है? तो गाय का रंग यहां पर क्या हो जाएगा? का। और यहां क्या हो जाएगा? काला। अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, यानी कि संबंध की विभक्ति जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम काली लिखेंगे, तब लिखेंगे गाय काली है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो गाय का रंग काला है, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ गया अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यही वाला है। उसके बाद 22वां, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। अभी शुरुआत में ही मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। क्षीर, क्षीर बोलते हैं किसको? कहते हैं क्षीर सागर, दूध। और क्षीर एक तत्सम शब्द है, उससे बन जाता है खीर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि खीर। ठीक है, बेसिकली दूध। पुष्प का मतलब पता ही है, पुष्प से जो शब्द बन जाता है वो हो जाता है फूल। आप क्या देते हैं? ठीक है, अग्नि से बन गया है आग। तो तत्सम तद्भव आपको सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन यहां पगड़ी, ये क्या है?
ये देशज शब्द है। तो डी हो गया आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए स्वयंवर, स्वयंवर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्वयं ऐसे लिखा जाता है और उसके बाद ये वर लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला शब्द सही है। स्वयंवर मतलब जब अपना वर कोई कन्या स्वयं चुने तो इसको क्या कहते हैं, स्वयंवर। उसके बाद है इन दोनों को मैच कराना है। देखिए इसमें से एक कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ईदगाह, जो कि है प्रेमचंद की। ठीक, हो सकता है कि इसके अलावा आपने कोई कहानी ना पढ़ी हो। तो अगर हम इसके हिसाब से आंसर देखें, ए का 3, तो ए का 3 देखिए एक ही ऑप्शन है केवल जिसमें ए का 3 है, तो आपका आंसर सही हो गया। हालांकि जानना जरूरी है। तो पुरस्कार जो कहानी है, ये पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है। बचपन में वैसे पढ़ा तो दी जाती है, मधुलिका वाली कहानी है। ठीक है, जिसमें उसका प्रेमी जो है वो देशद्रोही होता है तो उसको सजा दिला करके फिर अपने लिए भी वही सजा मांग लेती है। तो पुरस्कार। तीसरी कसम, तीसरी कसम के ऊपर फिल्म भी बनी है तीसरी कसम के नाम की। और तीसरी कसम उर्फ, जिसको एक दूसरी कहानी भी, मतलब इसी का 2 नाम है, तीसरी कहानी या मारे गए गुलफाम। ठीक है, और ये है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। उसने कहा था, लहना सिंह इसमें है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसने कहा था 1915 की कहानी है। और इसमें खास बात यह है कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फ्लैशबैक। जैसे फिल्मों में होता है ना, फ्लैशबैक में गई कहानी। तो वो जो फ्लैशबैक वर्ड है, या कह लीजिए कि जो एक टेक्निक है फ्लैशबैक की, वो फ्लैशबैक पहली बार, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति, पहली बार यूज की गई थी। उसने कहा था कहानी में 1915 में। आज हम लोग के लिए बहुत एक सामान्य सा नॉर्मल सा शब्द है फ्लैशबैक। स्टोरी कहाँ चल रही है, फ्लैशबैक में चल रही है भी स्टोरी। वो फ्लैशबैक पहली बार यूज किया गया था कहाँ, इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था में। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है। तो बड़े घर की बेटी जो है वो इन्होंने लिखी हुई है। इसमें आनंदी जो है वो बड़े घर की बेटी बनी है, 1910 की कहानी है। ईदगाह आपने पढ़ी होगी, हामिद का चिमटा है ना, हामिद चिमटा खरीदता है, वो ईदगाह है। नमक का दारोगा जो है ये भी प्रेमचंद की है। और अभी मैंने आपको बताया कि पुरस्कार कहानी जो है वो नहीं है, क्योंकि पुरस्कार कहानी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। ठीक, तो 25 क्वेश्चन का जो है वो एक आपका सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, शेष प्रश्न जो हैं उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।